हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 आपका स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट की साइंस की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसी के आगे हम करेंगे आज का नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 ये किशोरावस्था से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे एडोलसेंस से वो करा दिए थे। आज हम लेंगे विकलांगता यानी डिसेबिलिटी। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अपना टाइम करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक। इससे पहले जो 1 से 15 तक क्वेश्चन थे ना वो थे किशोरावस्था से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो ना देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। अब 16 से लेकर आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, मतलब उसको दिखाई नहीं देता, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, मतलब इतने क्षेत्र तक वो देख सकता है, जबकि उसकी विजुअल एक्विटी क्या होगी इसमें से? देखने संबंधी बीमारी है ना ये, तो इसमें क्या होगा? ये होगा आंसर हमारा डी। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से कम होगी। तो डिटेल में देखते हैं इसको। देखो, कानूनी परिभाषा के अनुसार क्या होता है? सुधारात्मक उपायों के बावजूद दृष्टिबाधित व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता 20/60 या 70 फीट से कम, यानी दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 20 डिग्री से कम होता है। अर्थात इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, सामान्य दृष्टि वाला जिस वस्तु को 60-70 फीट की दूरी से देख सकता है, वही दृष्टिबाधित जिसकी आई साइड वीक है तो वो उतने को कितने में देगा? 20 फीट की दूरी से देख पाएगा। ये फ़र्क है। नॉर्मल व्यक्ति 60-70 फीट की दूरी पे देख पाएगा, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, रोशनी उसकी वीक है आइज की, तो वो उतने को कितने से देगा? 20 फीट की दूरी से देख पाएगा। और इसीलिए दृष्टि के बिल्कुल सीध में रखने पर व्यक्ति मात्र 20 डिग्री या कम की परिधि में आने वाली वस्तुओं को देख सकने में सक्षम होगा, यानी इतनी वो देख लेगा। और ये देखो, हरियाणा के टेट पेपर में ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, कक्षा 5 का कोई बच्चा है, उसकी आई साइड वीक है बहुत, तो उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? ये मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आप पढ़ के भी इसको कर सकते हैं आराम से। निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, या ऑप्शन बी होगा, या सी, या डी, या स्पेशली बर्ताव करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सी। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, जैसे आप नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं वैसे उसके साथ करना चाहिए, एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि उसके आई साइड वीक है, तो आप ऑडियो से उसको सुनाओगे तो जल्दी कैच करेगा। तो ये इसका सी होगा। डिटेल में भी इसका यही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसका। नेक्स्ट देखो, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है, और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी में इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी होगा वो। डिटेल में देख लेते हैं इसको। इस तरह से सीटेट में देखो बहुत तरह से पूछा था, डीएसएसबी में, सीटेट में, और जूनियर सुपर टेट का एग्जाम तो रिटर्न फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसी तरह से इसमें भी पूछे जा सकते हैं। किसी भी वस्तु को छूकर उसके आकार, रूप, प्रकार के बारे में अनुभव करने या महसूस करने की दिव्य शक्ति दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में ही पाई जाती है। अतः उन पर छुओ और अनुभव करो, इस तरह से सूचना पट्टों का उपयोग किया जाता है। शिक्षिका दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए करती है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो सुनने के लिए किसका यूज करेंगे? डेसिबल का। ये ध्वनि की इकाई भी होती है। ध्वनि की मापने की इकाई कितनी है? इसको क्या होती है? डेसिबल। व्यक्ति की सुनने की क्षमता लगभग 40 से 50, कहीं कहीं आपको 60 भी मिल जाएगा। नॉर्मल जो होती है 40 से 60 डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा मूक, मदिर, बधिर। मूक और बधिर। मूक और बधिर क्या होता है? मूक वो होते हैं जो बोल नहीं सकते, बधिर मतलब सुन नहीं सकते। जो बोल और सुन नहीं सकते उन बच्चों को मूक और बधिर कहा जाता है।
तो इनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष युक्त बच्चों के शिक्षण के लिए ब्रेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे देख नहीं सकते तो उनके लिए ब्रेल लिपि, ये बहुत पूछा जाता है। ब्रेल लिपि में क्या होता है, उभरे हुए अक्षर होते हैं तो उस पर ये छूकर अनुभव कर लेते हैं। और इस पद्धति का आविष्कार किसने किया था, 1821 ईस्वी में नेत्रहीन फ्रांसीसी, ये भी खुद एक नेत्रहीन थे इसीलिए उन्होंने इसका आविष्कार किया था, लुई ब्रेल ने किया था। और इन्हीं के नाम पर इसको लुईस ब्रेल पद्धति कहते हैं। 1821 में किसने किया था, लुईस ब्रेल ने। किसके लिए, जो बच्चे देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। क्लियर, तो इसका आंसर मूक और बधिर, जिनके लिए सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि, तो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी में से वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ या चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। इनमें से या बी सी डी में से कौन सा होगा, या डांट फटकार का तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। संकेत करे बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा, ये भी गलत, ये भी। तो ये आपका होगा ऑप्शन ए, वो बच्चे को इस स्थान पर बैठा है जहाँ से वो शिक्षिका के होठ चेहरों को भाव को साफ तौर पर देख सके। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चा सुन नहीं सकता ना, तो सुन नहीं सकता इसलिए वो उसको होठ को पढ़ेगा, उसके चेहरे के हाव भाव को देखा तो वो अच्छे से समझ लेगा, तो इसका ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है, तो ये होती है प्रवर्धित वाक। इसमें क्या करना, देर तक बोलते रहना, लंबे समय तक भाषण देना, इसका पद्धति का प्रयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है, तो इसका हो जाएगा सेकंड बी। नेक्स्ट है 23 नंबर, ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से डैश के लिए डिजाइन किया गया है। किसके लिए किया गया, तो शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए इन उपकरणों का यूज किया गया है। नेक्स्ट नंबर है, डैश के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। किसके मामले में, तो होते हैं क्वाड्रीप्लेगिया। ये क्या होता है, इस मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। 4 से इसका नाम क्या होगा, टेट्राप्लेगिया। टेट्रा मतलब 4 हो गया, पेंटा मतलब 5 के नाम से भी जाना जाता है इस रोग को। क्वाड्रीप्लेगिया में आमतौर पर रीढ़ की हड्डी C1 से C7 के बीच प्रभावित होती है, जिससे मस्तिष्क और अंगों के बीच सिग्नल मिलते हैं ना, उनके आवागमन में बाधा पहुंचती है, इसीलिए इसका होगा क्वाड्रीप्लेगिया। 4 अंग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट देखो, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्न में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, सीटेट में ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर डी, एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है, इसलिए उसे सीखने में प्रॉब्लम होती है। जब कोई बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा तो उसे कैसे समझ में आएगा, तो इस रोग में यही होता है कि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और उसे सीखने में कठिनाई होती है, कोई भी अदगम सिखाया जाए तो। नेक्स्ट देखो, फेनिलकेटोनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है, तो ये होता है पर्यावरणीय कारक द्वारा। ये विरासत से मिला विकार यानी रोग होता है जो रक्त में फेनिलएलनिन नामक पदार्थ के स्तर को बढ़ाता है। ये आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इससे बौद्धिक विकलांगता और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसे किसके द्वारा यूज कर सकते हैं, पर्यावरणीय कारक द्वारा इसको कम किया जा सकता है। 28 नंबर, बच्चों में पश्चाघात तनाव विकार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं। घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, ये इसका लक्षण है। डिटेल में देख लेते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये PTSD की फुल फॉर्म है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी पश्चाघात तनाव विकार। ये एक मानसिक विकार है जो किसी व्यक्ति में यौन उत्पीड़न, युद्ध, यातायात, टकराव या उसके जीवन में अन्य खतरों से कोई दर्दनाक घटना हो जाती है, कोई अपना किसी से बिछड़ जाता है, कोई बिछड़ जाता है तो भी ये तनाव आ जाता है, तो ये इसी से विकसित होते हैं, कोई भी इनमें से घटना कोई हो जाए
तो पुरानी यादों की अनुभूति रहती है, आघात में वापस ले जाने वाली स्थिति को दूर जाने की कोशिश, ये सब होता है। उत्तेजन होने पर क्या होता है, चिंता और फिर मूड खराब हो जाता है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी एक बारी का इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है, जबकि कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। तो बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा? ABCD में से इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ध्यानाभाव, अति सक्रियता, विकार। इसको ADHD के नाम से भी जानते हैं। ADHD की फुल फॉर्म क्या है? A से अटेंशन, D से डेफिसिट और H से हाइपर एक्टिविटी और D से डिसऑर्डर। अटेंशन, डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी, डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म है। इसमें भी वो ये बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है। एक मानसिक योग है, ये भी मानसिक रोग है। इसमें ध्यान लगाने में से कठिनाई होती है, बिना सोचे समझे बहुत कोई भी काम जल्दबाजी में कर लेते हैं, सोचते नहीं हैं। तो ये रोग ये आपका कहलाता है। इससे ADHD अगर मिले ऑप्शन में तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। 30 नंबर है, द्विध्रुवी विकार यानी बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है? तो ये मनोदशा, मूड। बाइपोलर डिसऑर्डर मनोदशा से संबंधित विकार है। इसमें भी इससे क्या होता है, मिजाज हर वक्त बदलता रहता है, कभी कुछ, ये सब चलता रहता है। बहुत ज़्यादा अवसाद से जब कोई परेशानी से घिर जाता है, अत्यधिक उन्मादी हो जाना शामिल है, तब ये कहलाता है बाइपोलर होना। इसमें आनुवंशिकी, परिवेश, रहने में बदली हुई दिमाग संरचना जो भी होती है, ये रासायनिक उत्पन्न होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की मनोदशा बारी बारी विपरीत अवस्था में जाती रहती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, अलग अलग कंडीशन रहती हैं। नेक्स्ट है, तीव्र मूड स्विंगिंग निम्न का लक्षण है। तो इसका क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया था, ये भी द्विध्रुवीय विकार। दोनों स्थिति हो सकती हैं, कभी अच्छे से बर्ताव करेगा, कभी एकदम से अलग चेंज आ जाता है, तो ये सब हो जाता है। आपने देखे भी होंगे ऐसे, कभी कभी कोई अच्छे से बिहेव करता है फिर एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ये सब ये लिखा हो ना, चिड़चिड़ा महसूस करता है, ये सब हो जाता है इसमें, ये कहलाता है द्विध्रुवीय विकार। 32 नंबर है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी सिरिल वर्ड ने, कई बार पूछा गया टेट सीटेट में भी। पिछड़े बच्चों के लिए इन्होंने चार्ल्स स्पीरमैन की बैटरी परीक्षण का उपयोग किया था, इसी के आधार पर उन्होंने सन 1913 में ये बनाया था। नेक्स्ट है, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? तो ये कहलाएगा वैयक्तिक अनुदेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा मंद है, मंद बुद्धि का है, तो उसके लिए अलग से शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रबंध किया जाता है और उसे अपने तरीके से व्यक्तिगत रूप से उसे समझाती और सिखाती हैं, तो ये कहलाता है व्यक्तिगत अनुदेशन। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो ये हमारा डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ये क्योंकि संबंध में मजबूती या कमजोर होना व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ा होता है, ना कि बुद्धि से, ये डिटेल में दे रखा है। 35 नंबर देखो, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो कि अधिकतर बच्चे 6-7 वर्ष के एज में करते हैं। तो इसकी अवस्था का कारण क्या है? वो 14 वर्ष की है पर काम वो करती है जो बच्चा 6-7 साल का बच्चा करता है ना, वो वाले काम करती है। तो इसका कारण क्या है? मानसिक अक्षमता। बालक बालिका अपने आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के समान अधिगम कार्य नहीं कर पाते। इसमें अपने आयु वर्ग के नीचे की अवस्था के कार्य करने में ही अक्षम होते हैं, मतलब अपने से नीचे वाले के वो भी ढंग से नहीं कर पाते, तो ये इसमें आ जाते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत पूछा जाता है। डिसलेक्सिया में ये करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या प्रॉब्लम आती है? तो इसका ऑप्शन ए, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। इस रिलेटेड और देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या होता है। तो इसके क्या क्या लक्षण है? वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाता है, बीच बीच में से बोल नहीं पाते, समान उच्चारण वाली ध्वनियों को नहीं पहचान पाते, शब्दों को उल्टा, अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ते हैं। तो ये अगर डिसलेक्सिया किससे होती है? पढ़ने से संबंधित। क्लियर? नेक्स्ट है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और V को D के मध्य अंतर नहीं कर पाता, 16 को 61 करता है, B और D में डिफरेंस नहीं पता कर पाता, तो ये क्या होगा हमारा?
ऑप्शन बी, सीखने में अक्षमता। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता है। विकलांगता क्या होती है? ये नहीं कि पैरों से ही विकलांग हो, वो शरीर में कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, तो वो डिसेबिलिटी में ही जाएगा। इसका असर पढ़ने, भाषा को समझने पर पड़ता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने या बोलने में कठिनाई होती है, इसलिए वो 16 को 61 करता है। बी और डी में डिफरेंस नहीं पता कर पाता। डिसलेक्सिया क्या है? अब ये आप आराम से कर लोगे, पढ़ने की अक्षमता है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देखो, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा घुमा के पूछा गया है। फिर से डिसलेक्सिया का संबंध है तो किससे? ये पढ़ने की अक्षमता से। नेक्स्ट देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट से कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होते हैं, तो ये होते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छा, कैलकुलिया क्या होता है? ये होता है मैथ से संबंधित प्रॉब्लम, गणितीय कौशल इससे संबंधित विकार है। और डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। किससे? ये लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया आपको बता ही दिया, पढ़ने से संबंधित है। ये आपको चारों याद रखने हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसकैलकुलिया मैथ से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो। अब बच्चा क्या? डिस्थीमिया, ये क्या होता है? ये एक मूड डिसऑर्डर है, अभी आपको बताया था। कभी एकदम से अच्छे से बिहेव करते हैं, कभी कुछ, कभी इंटरेस्ट है उस चीज़ में, कभी नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट में कमी हो जाती है, ये सब आता है डिस्थीमिया में। तो अच्छे से याद रखना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा, बस इससे रिलेटेड हो जाएगा। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो ये संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा? पढ़ने से अक्षमता, यानी डिसलेक्सिया। लेखन हो गया, डिस्ग्राफिया, अभी मैंने आपको चारों जो बताए थे ये आ गए। गणितीय से आपका डिसकैलकुलिया हो गया, गति समन में ये आपका डिस्प्रैक्सिया हो गया। क्लियर? ये अच्छे से याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का 42 नंबर। जब एक अध्यापक एक नेत्रहीन चुनौतीपूर्ण बालकों को दूसरे बच्चों के समूह को गतिविधियों में शामिल करता है, तो वह है ए बी सी डी में से क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार अभिनय करना। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? कि वो बच्चा सभी को एक साथ लेके पढ़ा रहा है, और ऐसा ही करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो बच्चा डिसेबिलिटी है उसके अंदर कोई, तो उसके अंदर हीन भावना आएगी और उसके पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो हमेशा समावेशी शिक्षा करके ही पढ़ाना चाहिए। चाहे बच्चा किसी भी, कोई भी डिसेबिलिटी हो तो उसके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, तो टीचर का कर्तव्य होता है जैसे आप नॉर्मल बच्चे के साथ व्यवहार करो वैसे ही उस बच्चे के साथ भी करना चाहिए। इससे क्या होगा? उसके अंदर हीन भावना पैदा नहीं होगी और वो अच्छे से सीखेगा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है सबको समान रूप से बिठाकर एक जैसी शिक्षा देना। क्लियर? तो आज का टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जंतु में पोषण, पौधों में पोषण। इस तरह से सिलेबस में जो दे रखा है, जनन, लाभदायक पौधे, ये वाला ले लेंगे, एक एक पार्ट करके करा देंगे। तो इसमें इतना ही कर लेते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।